नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे 1688 एडी की वैभवपूर्ण क्रांति के परिणाम। वैभवपूर्ण क्रांति यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो इसके पहले आपने जो लेक्चर वीडियो देखा था वो था 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति यानी वैभवपूर्ण क्रांति के कारण। और कारण तो आपने देख लिया, और ये है परिणाम यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो उसकी चर्चा हम आज वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जो परिणाम घटित हुई संवैधानिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, तो इसको देखने के लिए आज इस लेक्चर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो ये लेक्चर वीडियो जो है वो है 1688 ईस्वी की वैभवपूर्ण क्रांति यानी गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम। तो आप यदि नहीं समझ रहे कि इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है या वैभवपूर्ण क्रांति, बात यही हुई कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है और ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसके कारण को जानने के लिए इसके प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप ज़रूर देखें। हम इसके परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1688 ईस्वी की क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्रांति के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, क्योंकि ये क्रांति ही इस ढंग से हुई थी जिससे इसको गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई थी। इस गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई थी। यह भी तय किया गया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही केवल इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठ सकेगा। इंग्लैंड स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। अतः संवैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में इस क्रांति का निर्णायक स्थान रहा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। यानी कि संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिले, जो परिणाम देखने को मिले गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं संवैधानिक महत्व तथा परिणाम। गौरवपूर्ण क्रांति का संवैधानिक महत्व क्या रहा, संविधान की किस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रहा और इसके परिणाम क्या हुए, उसकी चर्चा करते हैं। तो राजा और पार्लियामेंट, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में हमेशा से राजा को विशेष अधिकार पार्लियामेंट देती थी, और राजा को कोई विशेष निर्णय लेने होते थे, डिसीजन लेने होते थे, तो उसे पार्लियामेंट की बैठक बुलानी पड़ती थी। तो राजा और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष 1688 की क्रांति के फलस्वरूप समाप्त हो गया था, और पार्लियामेंट की सर्वोच्चता भी स्थापित हो गई थी। 1642 से 49 के काल में इस सर्वोच्चता के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ था, और राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। पार्लियामेंट ने 1688 ईस्वी में विलियम और मेरी को गद्दी पर बैठाया, और राज्यारोहण के पहले उन्होंने यह स्वीकार किया कि संविधान के अनुसार वे कार्य करेंगे, और इस प्रकार राजा का दैवी सिद्धांत तथा निरंकुश सत्ता की धारणा अंतिम रूप से समाप्त हो गई। क्योंकि जेम्स द्वितीय के बाद विलियम और मेरी जो गद्दी पर बैठे थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे, और पार्लियामेंट की सहायता से गद्दी पर बैठे थे, और इस तरह से इस पार्लियामेंट की सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने तथा राजा को सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने तथा राजा की सत्ता को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का निर्माण किया। अब बहुत सारे ऐसे नियम यानी एक्ट पारित किए गए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहला था बिल ऑफ राइट्स। यह बिल ऑफ राइट्स जो था, एक अधिकार पत्र पार्लियामेंट ने विलियम तथा मेरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जेम्स द्वितीय के अवैधानिक कार्यों तथा उन शर्तों का उल्लेख इसमें किया गया था जिसके अनुसार विलियम और मेरी को शासन करना था। इस अधिकार पत्र में कहा गया, अब देखिए, विलियम और मेरी को शासन करने के लिए संविधान ने जो विधान बनाया यानी जो एक्ट पारित किया, उसके अनुसार कुछ नियम बनाए गए, जिसे किसी भी प्रोटेस्टेंट शासक को
या ये कहे कि जो तत्काल में विलियम और मैरी गद्दी पर बैठे थे उनको मानना था। तो क्या था, पहला देखते हैं। चूंकि जेम्स द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया था, अतः विलियम और मैरी को राजा और रानी घोषित किया जाता है। दूसरा था, इंग्लैंड में सिंहासन पर भविष्य में बैठने वाला राजा या रानी प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी होंगे। राजा पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगाएगा। पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना शांति काल में राजा अस्थायी सेना नहीं रखेगा। राजा की निरंकुश तथा विशेष अधिकार इस प्रकार के अधिकार पद से समाप्त कर दिए गए। राजा को विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी कोई अधिकार नहीं रहा। यानी कि जेम्स द्वितीय ने जिस तरह की मनमानी की थी, उन सारे मनमानी व्यवहारों को या कानूनों को समाप्त कर इनसे ये नियम बना दिए गए कि किसी भी राजा को जो पार्लियामेंट की सहायता से गद्दी पर बैठता है, जो प्रोटेस्टेंट होगा, कोई सेना स्थायी नहीं रखेगा, न्यायालय का निर्माण नहीं करेगा, तो इस तरह जो भी वर्णित है विल ऑफ राइट्स के अंतर्गत उन्हें मानना पड़ा। दूसरी बात थी जनता के अधिकारों की रक्षा करना। जनता के अधिकारों के अधिकार पत्र में सुरक्षित जनता अधिकार पत्र में सुरक्षित किया गया। राजा को कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। पार्लियामेंट के सदस्यों का अभिव्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रखा गया। इसमें राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। किसी व्यक्ति पर भारी जुर्माना नहीं किया जा सकता था। अपनी रक्षा के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी को अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार प्रदान किया गया। मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। चुनाव में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये थे जनता के अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई थी। विशिष्ट कानूनों का निर्माण। विशिष्ट कानूनों का निर्माण के तहत क्या किया गया? पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की सत्ता को सुरक्षित रखने तथा राजा पर पार्लियामेंट का नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट कानूनों का निर्माण किया गया। जैसे सेना पर पार्लियामेंट का नियंत्रण म्यूटिनी एक्ट द्वारा स्थापित किया गया। प्रति वर्ष पार्लियामेंट इस एक्ट को पारित करती थी। सेना को इससे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती थी, अतः पार्लियामेंट की वार्षिक बैठक आवश्यक हो गई। कैथोलिकों को छोड़कर रिलीजियस टॉलरेंस एक्ट के द्वारा सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि कैथोलिकों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किए गए थे, और जो कैथोलिक अगर थे इंग्लैंड में, उन्हें काफ़ी प्रतिबंधों के साथ वहाँ पर रहना था। उन पे अनेक तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन अन्य धर्मों के जो मानने वाले थे उसमें स्वतंत्र थे। लाइसेंसिंग एक्ट के द्वारा प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ट्रिएनियल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकार का प्रश्न भी पार्लियामेंट ने हल कर दिया। यह कानून अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब राजा से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि राजा से उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार करने का मतलब हुआ कि राजा के मृत्यु के बाद वो नहीं घोषित कर सकता था कि ये शासक बने। उसका निर्णय जो था पार्लियामेंट कर सकता था, और इस तरह से किसी भी राजा को भविष्य में निरंकुश होने से रोका गया था इस एक्ट के तहत। तो ये था गौरवपूर्ण क्रांति का संवैधानिक महत्व और परिणाम। यानी संविधान के अनुसार किस तरह से पार्लियामेंट की सर्वोच्चता साबित की गई थी और राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाया गया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे राजनीतिक महत्व तथा परिणाम। इस क्रांति के राजनीतिक परिणाम भी दूरगामी तथा निर्णायक थे। सबसे पहला था जनसंघर्ष का रूप। पार्लियामेंट की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हुआ संघर्ष इंग्लैंड की संपूर्ण जनता का संघर्ष था। इससे प्राप्त राजनीतिक अधिकार इंग्लैंड की समस्त जनता के लिए थे। इस काल में स्वाभाविक था कि इस जन संघर्ष का नेतृत्व भूस्वामी या अभिजात वर्ग कर रहा था। दोनों पक्षों का नेतृत्व गृह युद्ध में भी इसी भूस्वामी वर्ग ने किया, और इस तरह से 1688 ईस्वी की क्रांति जनता की विजय थी। यह प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम था। दूसरा राजनीतिक महत्व की बातें जो परिणाम थे वो था महान शक्ति के रूप में इंग्लैंड उभरा। गौरवपूर्ण 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय राजनीति में इंग्लैंड जो था एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। स्टुअर्ट राजाओं की विदेश नीति निर्बल और अपमानजनक थी, और फ्रांस के हित में इसका संचालन किया जाता था। विलियम के राज्यारोहण से 1688 ईस्वी में इस नीति में परिवर्तन हो गया और फ्रांस विरोधी नीति को अपनाया गया, और इससे इंग्लैंड की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्योंकि फ्रांस
जो था फ्रांस को इसमें इसलिए चर्चा किया गया था, फ्रांस एक कैथोलिक देश था और कैथोलिक जो भी शासक गद्दी पर बैठते थे वो कहीं ना कहीं फ्रांस के हित में कार्य करते थे। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट धर्म या ये कहे कि पार्लियामेंट की सहायता से जब जेम्स विलियम और मेरी गद्दी बैठे तो उस समय फ्रांस के विरुद्ध निर्णय को अपनाया गया और इंग्लैंड की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तीसरे राजनीतिक परिणाम की जब चर्चा करेंगे तो उसमें आता है फ्रांस की शक्ति को अवरुद्ध होना। 1688 के क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड ने हॉलैंड का समर्थन कर फ्रांस के विस्तार को रोकने का कार्य किया। ये बात सही है कि फ्रांस यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया था और फ्रांस ने चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म की स्थापना का भी प्रयत्न किया था। इंग्लैंड का राजा बनते ही विलियम ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से फ्रांस की शक्ति नष्ट हुई तथा इंग्लैंड की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और यूरोपीय युद्धों में इंग्लैंड ने भाग लिया और प्रथम श्रेणी की शक्ति भी बना। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से भी गौरवपूर्ण क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण और परिणामदायक रहा। अब हम आगे चर्चा करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के संसदीय परिणाम तथा महत्व। पार्लियामेंट के कार्य प्रणाली पर भी इस क्रांति ने निम्न प्रभाव डाला। मंत्रिमंडल प्रणाली आरंभ होना, यानी कि एक संसदीय महत्व की बात ये थी कि मंत्रिमंडल प्रणाली आरंभ हुआ और पार्लियामेंट ने 1688 ईस्वी की क्रांति ने शक्तिशाली बना दिया था पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में इसके बाद दलीय प्रणाली का विकास हुआ। दलीय प्रणाली से मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ। विलियम ने पहले व्हिग और टोरी दोनों दलों से अपने मंत्रियों की नियुक्ति की थी। 1695 इसके बाद उसने केवल व्हिग पार्टी से मंत्री लिए। इस प्रकार एक दलीय मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ। जन स्वतंत्र की स्थापना। अब प्रति वर्ष पार्लियामेंट की बैठक होने लगी जिसमें जनता की शिकायतों पर विचार किया जाता था। जनता की स्वतंत्रता इससे सुरक्षित हुई। धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता को प्राप्त हुई। सिविल लिस्ट पर नियंत्रण, यानी कि अब मनमाने तौर पर राजा धन व्यय नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक थी। राजा के लिए 7 लाख पाउंड पार्लियामेंट ने स्वीकार किए और इस प्रकार सिविल लिस्ट की प्रणाली आरंभ हुई। राष्ट्रीय ऋण की स्थापना। एक संवैधानिक परिणाम यह भी हुआ कि राष्ट्रीय ऋण की स्थापना हुई। फ्रांस से युद्ध करने के लिए विलियम को धन की आवश्यकता थी। जनता से यह धन ऋण के रूप में मांगा गया। राजा इससे पहले बलपूर्वक ऋण वसूल करते थे। 1688 के बाद यह ऋण पार्लियामेंट को दिया गया। इससे राष्ट्रीय ऋण स्थापित हुआ। यानी कि पहले जब राजा को धन की आवश्यकता होती थी तो बिना पार्लियामेंट की बैठक बुलाए अपने निरंकुशता का परिचय देते हुए वो जनता से बलपूर्वक कर वसूलते थे, ऋण वसूलते थे। लेकिन जब फ्रांस से युद्ध करने के लिए इस समय ऋण की आवश्यकता थी तो जनता से मांगा गया था। तो इस तरह से राष्ट्रीय ऋण की भी स्थापना हुई। अब हम आगे चर्चा करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के धार्मिक परिणाम और उसके महत्व की। धार्मिक क्षेत्र में भी 1688 ईस्वी क्रांति ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए। पहला, प्रोटेस्टेंट धर्म की विजय। और इस तरह से इस क्रांति ने यह निश्चित किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म का इंग्लैंड के सिंहासन पर अनुयायी बन सकता था। यह भी प्रावधान किया गया कि किसी भी कैथोलिक से विवाह कर लेने पर वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगा। पार्लियामेंट को धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। धार्मिक मामलों में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो इस तरह से धार्मिक रूप से भी 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण और परिणामदायक साबित हुई। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता भी स्थापित हुई। यानी कि इस क्रांति के तहत टॉलरेंस एक्ट टॉलरेशन एक्ट यानी सहिष्णुता कानून पारित करके पार्लियामेंट ने कैथोलिक को छोड़कर सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो ये था धार्मिक महत्व के परिणाम और उनके महत्व। अब हम आगे चर्चा करेंगे 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति की आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय ऋण की नियोजित नीति आरंभ की गई
क्योंकि युद्ध का व्यय अधिक था और जनता में करों की वृद्धि से असंतोष बढ़ता गया। पार्लियामेंट ने इस राष्ट्रीय ऋण के भुगतान का उत्तरदायित्व लिया। ऋण पर ब्याज दिया जाता था। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुआ और 1696 में मुद्रा में संबंधित सुधार हुए। और इस तरह से हम देखते हैं या हम कह सकते हैं कि 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति एक सुंदर और गौरवपूर्ण क्रांति थी, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश को लाभ हुआ। न्यायपालिका को इससे स्वतंत्र बनाया गया। अब जनता निष्पक्ष न्याय प्राप्त कर सकती थी। देश के किसी वर्ग में प्रतिशोध या प्रतिहिंसा की भावना नहीं थी और सारी जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। यानी कि आपने देखा कि इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड के संसदीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणामदायक फल देखने को मिले। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड विश्व पटल पर एक महान शक्ति के रूप में उभरा। तो ये था 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति के परिणाम। और यदि आप वैभवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति के कारण को देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इसका नोट्स भी है जो है, तो आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको समझ में आई तो अपना विचार जो है व्यक्त करें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस तरह से यदि आप विचार व्यक्त करते हैं या जो अच्छा लगे तो भी या नहीं अच्छा लगे तो भी, तो इससे हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है हम लोग, और आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोग मेहनत करते हैं और ये बनाते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस तरह से पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।